दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एलआईसी एजेंट बनने से पहले वाली परीक्षा, जिसे हम पीआरटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब परीक्षा पास करना बहुत ही आसान हो गया है। बस ये जो मेरा वीडियो है और इससे संबंधित जो टेक्स्ट नोट्स हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए, और कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको अपनाना पड़ेगी। अभी पासिंग मार्क्स 15 हो गए हैं जो विद ग्रेस होते हैं। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो लेसन चैप्टर में बात करने वाला हूँ, उसे बहुत ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, 1 घंटे का पेपर है, पूरा 1 घंटे समय हमें देना ही होगा। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में से कम 8 से 10 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होंगे। जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा उसमें से कम 10 क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएंगे, उनके बारे में मैं अभी बात करूँगा। लेकिन जो 40-42 क्वेश्चन होंगे उनका क्या करना है, सबसे पहले उनके बारे में जान लीजिए। जो 40-42 क्वेश्चन होंगे वो आपसे बनेंगे नहीं, वो आपके पढ़े हुए नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमें देखना है। यदि 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बड़ा लंबा है और 3 ऑप्शंस छोटे हैं, तो जो लंबा आंसर वाला है वही उस प्रश्न का उत्तर होगा। चाहे आपसे क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, उत्तर समझ में आए या ना आए। ट्रिक नंबर 1। अब ट्रिक नंबर 2 के बारे में बात करता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कथन होंगे, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन, या 2 ही कथन हो सकते हैं। ऑप्शंस कैसे होंगे? सभी कथन सत्य हैं, कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन में कोई सत्य नहीं है। इसमें उत्तर होगा सभी कथन सत्य हैं, उपरोक्त सभी। यही ऑप्शंस होगा। ये ट्रिक 2 है। ट्रिक 3, जिसमें कथन भी ना हो, जिसके 3 आंसर छोटे ना हो के एक आंसर बड़ा भी ना होकर ये भी ना हो, और खूब बड़े बड़े क्वेश्चंस हों, 4 लाइन 5 लाइन के क्वेश्चंस हो। क्वेश्चन पढ़ने में कोई हमें कीवर्ड भी ना मिले, हमारा पढ़ा हुआ भी ना आए, तो कुछ नहीं करना है। ऑप्शन सी चिंतामणि। फेल होने की चिंता से दूर होने का एक ही मंत्र है, ट्रिक नंबर 3 चिंतामणि। अब आपके पास ट्रिक 1 हो गया उपरोक्त सभी, ट्रिक 2 हो गया लंबा वाला उत्तर, और ट्रिक 3 चिंतामणि। ये 3 ट्रिक्स को याद रखिए। अब चलिए साथियों, हम लोग आगे चलते हैं और आपको चैप्टर के बारे में बताते हैं। जो बीमा हम लोग आज की डेट में कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उस आधुनिक बीमे की शुरुआत लॉयड कॉफ़ी हाउस लंदन से हुई थी। वहाँ पे 4 दोस्त बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। उन्होंने बात किया कि वो समुद्री रास्तों से व्यापार करते थे, तो कई बार उनके जहाज़ समुद्री लुटेरे लूट लेते थे, कई बार जहाज़ समुद्र के तूफान में डूब जाते थे, बिजनेस में लॉस होता था। तो उन्होंने एक स्टार्ट किया पूल का सिद्धांत, जिसको रिस्क पूलिंग कहते हैं। बीमे में आज भी ये सिद्धांत यूज़ होता है, रिस्क पूलिंग, जोखिम का पूल बनाना। उन्होंने कुछ शेयरिंग स्टार्ट करी, जैसे एग्जाम्पल के लिए 10-10 रुपये लगा दिए। जिसका भी नुकसान होगा उसे उस 40 रुपये में से भुगतान किया जाएगा, जिसका नुकसान नहीं होगा उसे वो पैसा आगे के लिए काम आएगा। इस तरह से ये बीमे की शुरुआत हुई। दोस्तों, बीमे में एक शब्द आता है इंश्योर्ड, बीमित। इसका हिंदी में तो कई शब्द है, इंग्लिश में एक ही शब्द है इंश्योर्ड। जिसका बीमा हो गया, बीमा धारक, बीमित, बीमार्थी, कुछ भी बोलिए। जिसने बीमा किया है उसको इंश्योरर बोलते हैं, बीमा करता। दोस्तों, यहाँ पे बीमा करने वाले व्यक्ति से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम समझते हैं बीमा करने वाला अभिकर्ता हो गया। अभिकर्ता एक एजेंट होता है, एडवाइज़र होता है, जो बीमा जिसका हो गया बीमित और बीमा करता, इंश्योरर, दोनों के मध्य में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। बीमा करता हो गया बीमा कंपनी, जैसे एलआईसी ऑफ इंडिया, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ, ये सब जो हैं इंश्योरर हैं। तो आप जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आएँ और समझ में ना आया करें, तो आप हिंदी में ज़रूर देख लीजिए और इंग्लिश में देख लीजिए। आपने लैंग्वेज यदि हिंदी ऑप्ट करी तो आपको हिंदी में ही करना है, लेकिन 2 भाषी आपका प्रश्न पत्र होता है, तो आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऊपर नीचे हिंदी इंग्लिश लिखा रहेगा। एक शब्द और आता है प्रस्तावक, प्रपोजर। जिसने बीमा के लिए प्रस्ताव दिया है, जो बीमा कराने को इच्छुक है, ऐसा व्यक्ति प्रस्तावक कहलाता है, प्रपोजर। यदि कोई व्यक्ति बीमा कराना चाहता है तो उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे हम प्रस्ताव पत्र कहते हैं, प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म में पार्टी का साइन होता है,
प्रस्तावक का साइन होगा, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स में 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एज प्रूफ और दूसरा होता है KYC। एज प्रूफ में दो प्रकार के आयु प्रमाण पत्र होते हैं। एज प्रूफ को आयु प्रमाण पत्र बोलते हैं। एक होता है वैलिड एज प्रूफ, एक होता है इनवैलिड, मानक और अमानक, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो एज प्रूफ जिन्हें हम, जहाँ पे जन्म का तिथि पूर्णतः उल्लिखित होती है, जन्म का दिनांक, दिन, महीना और वर्ष सब लिखा होता है, DOB फुल DOB रहती है, उसे हम मानक स्टैंडर्ड एज प्रूफ, वैलिड एज प्रूफ में मानते हैं। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, इसमें एग्जांपल्स भी मैं भी आपको देने जा रहा हूँ। नॉन स्टैंडर्ड जहाँ पे होने के बाद भी वो किसी ऐसे संस्था द्वारा प्रमाणित नहीं है, उसे हम इनवैलिड एज प्रूफ, अमानक आयु प्रमाण पत्र कहते हैं। सबसे पहले अमानक जान लीजिए। जैसे बड़े बुजुर्गों द्वारा घोषणा होना, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता द्वारा घोषणा करना कि मेरा बच्चा इतने वर्ष का है, इतना इसका डेट ऑफ बर्थ है, इसे अमानक की श्रेणी में रखते हैं। पंडित जी द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली, उसे भी अमानक में रखते हैं। स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे गांव में ग्राम प्रधान, थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, सभासद, जो भी हैं, ये सब द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी होते हैं डेट ऑफ बर्थ के, वो अमानक में आते हैं। मानक में जन्म का पंजीयन होता है, जन्म का प्रमाण पत्र, और स्कूल के सारे रिकॉर्ड्स, चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे क्लास 10th का हो, सारे रिकॉर्ड्स, सर्विस रिकॉर्ड रजिस्टर, आधार कार्ड फुल DOB वाला, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और सारे सरकारी संस्थान का जो भी उनका ऑफिस का आई कार्ड होगा, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया कार्ड, ये सब मानक में आते हैं। KYC, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानने के लिए हमें कस्टमर से KYC लेना पड़ता है। KYC में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, जो 6 महीने की लेटेस्ट कलर फ़ोटो होना चाहिए। एक पहचान पत्र होता है, ID प्रूफ बोलते हैं, फ़ोटो पहचान पत्र। एक होता है पता प्रमाण। फ़ोटो पहचान पत्र में कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जहाँ भी आपका फ़ोटो लगा होता है और ID होती है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, या महिला है तो उसके पति का नाम, पिता या पति का नाम, ये सारे के सारे फ़ोटो पहचान पत्र में आते हैं, ID प्रूफ में आते हैं। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, हर जगह। पता प्रमाण में बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर कार्ड। पैन कार्ड एक ऐसा प्रूफ है जिसमें पता नहीं लिखा होता है। एज प्रूफ भी होती है, ID भी होती है, लेकिन उसमें कहीं भी पता नहीं होता। ये एक अपवाद के रूप में रहता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, निम्न में से ऐसा कौन सा प्रमाण है जिसमें आयु भी है और ID भी है लेकिन पता नहीं है? तो पैन कार्ड ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सारे सब डॉक्यूमेंट्स लगा के, सब कुछ भर के, उसके स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ लिखते हुए हम ऑफिस में लगा देते हैं। तो ऑफिस में एक प्रोसेस होता है अंडर राइटिंग, इसको बीमांकन करना कहते हैं। जोखिम का आकलन करना कि जोखिम इसमें कितना है, इस व्यक्ति को जो बीमा दे रहे हैं इससे एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जाए कि ना लिया जाए, इसको ऑर्डिनरी रेट पे बीमा दिया जाए या एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर दिया जाए। ये निर्णय ऑफिस का एक व्यक्ति करता है। लेकिन सबसे पहला कस्टमर के पास जाने वाला व्यक्ति होता है हमारे अभिकर्ता, एडवाइजर्स। तो प्राथमिक बीमा लेखनकर्ता, फर्स्ट अंडर राइटर हमारे अभिकर्ता कहलाते हैं। सेकेंड जो ऑफिशियली अंडर राइट करते हैं वो ऑफिस के लोग होते हैं। अंडर राइटर वो पास कर देते हैं केस कि चलिए केस ठीक है। वो ऑफिस में जाके प्रीमियम जमा हो जाता है। प्रीमियम को हम किस्त, जिन्हें आप आम भाषा में किस्त बोलते हैं, उसे प्रीमियम कहते हैं। यह प्रीमियम ऑफिस में जमा हो गया। जमा होते ही एक रसीद जारी हो जाती है। दोस्तों मैंने बताया था बीमा एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध है जो दो लोगों के बीच में होता है। किसके बीच में? जिसका बीमा हुआ है, इंश्योर्ड, जिसने बीमा किया है, करता, बीमा करने वाली कंपनी, इंश्योरर, दोनों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन होता है। लेन देन में बीमा कंपनी उसको किसी विशिष्ट घटना के घट जाने पर निर्धारित राशि के भुगतान का वचन देती है। आप रहोगे मैच्योरिटी मिलेगी, आप नहीं रहोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको परमानेंट डिसेबल हो गया तो ये मिलेगा। ये सारी कंडीशंस लिखी होती हैं, ये बीमाकर्ता के द्वारा ऐसा उसमें अनुबंध में होता है। और इनको क्या देना होता है? जिसका बीमा हुआ है उसको जैसा भी तय होता है, एवरी मंथ, एवरी ईयर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसको प्रीमियम अदा करना होता है। प्रतिफल के बदले में प्रीमियम अदा करते। कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि प्रतिफल क्या है संविदा का, तो प्रीमियम है।
प्रीमियम जमा हो गया, रसीद जारी हो गई। तो बीमा संविदा की शुरुआत, रिस्क स्टार्ट। लोग बोलते हैं बीमा सर कब से जोखिम शुरू होगा, कब से हम मानेंगे कि बीमा हो गया, रिस्क स्टार्ट हो गया। तो वो एफपीआर का जारी होना, प्रथम प्रीमियम रसीद का जारी होना रिस्क स्टार्टिंग डेट है। बीमा संविदा शुरू हो गई है, इस बात का यह सबूत है। उसके बाद पॉलिसी बॉन्ड आता है, इसको पॉलिसी दस्तावेज या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। आजकल बाई पोस्ट लोगों के घरों पे पहुंचा है, स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो पॉलिसी बॉन्ड बीमा संविदा का साक्ष्य है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो एक दूसरे से लिंक है। मैं दोनों क्वेश्चनों को फिर से बोल रहा हूँ। बीमा संविदा का साक्ष्य, सबूत पॉलिसी बॉन्ड है, लेकिन बीमा संविदा आरंभ होने, शुरू होने का साक्ष्य एफपीआर का जारी होना है। मतलब पॉलिसी बॉन्ड मिल गया, अब से लेकर अंत तक, चाहे मैच्योरिटी हो, चाहे डेथ क्लेम हो, लोन लेना हो, सरेंडर करना हो, कुछ भी करना हो, यही पॉलिसी बॉन्ड हमारे पास एक साक्ष्य है, प्रमाण है, और इस बात का सबूत है कि हमने बीमा करवाया हुआ है। एफपीआर का महत्व वहाँ से समाप्त हो जाता है। पॉलिसी बॉन्ड जारी होने के, प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर हम पॉलिसी को वापस कर सकते हैं कि हमें पॉलिसी की शर्तें मंजूर नहीं हैं। इस पीरियड को फ्री लुक पीरियड कहते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले यह फ्री लुक पीरियड 30 दिन हो गया है। अब वहाँ क्वेश्चन में आंसर में यदि 30 दिन आएगा तो आपको 30 दिन पे क्लिक करना है, 30 दिन नहीं रहेगा तो 15 दिन में क्लिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी 30 डेज़ हो गया है, पता नहीं क्वेश्चंस में कैसे आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। फ्री लुक पीरियड कूलिंग ऑफ भी कहलाता है। इसको हिंदी में निःशुल्क देखो अवधि भी कहते हैं, ट्रायल पीरियड भी कहते हैं कि पॉलिसी ले ली, हमको समझ में नहीं आया, हमने वापस कर दी। कुछ चीज़ें काट कर, ऑफिस के खर्चे काट कर उस पैसे को वापस कर दिया जाता है। इन चीज़ों को हमें फील्ड में बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए कि फ्री लुक पीरियड क्या होता है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। इसके बाद दोस्तों बात आती है, यदि कभी दिक्कत हो जाए, कंप्लेंट हो जाए, शिकायत हो हमें, तो हम क्या करेंगे। एक ऑनलाइन पोर्टल है IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑनलाइन पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है। IGMS की स्थापना IRDA ने करी थी। IRDA हमारा रेगुलेटर है। अभी मैं रेगुलेटर के बारे में बात करूं, इसके पहले मैं शिकायत वाला पूरा कंप्लीट कर देता हूं। तो IGMS की स्थापना IRDA ने कर दी, और यह 2010 से ये IGMS चल रहा है। किसी को भी ऑनलाइन कंप्लेंट करना हो तो आप डायरेक्ट उसमें कर सकते हैं। वो आपकी कंप्लेंट को कंपनी को भेज दिया जाएगा, नहीं वो होगा सुनवाई तो IRDA उसको सॉल्व करता है। ऐसा लास्ट ईयर अभी वित्त मंत्री ने बताया 2 लाख कंप्लेंट प्राइवेट कंपनीज़ की उसमें करी गई IRDA पोर्टल में। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप LIC से जुड़ रहे हैं। LIC की नॉट अ सिंगल कंप्लेंट डन बाई पॉलिसी होल्डर्स। मैं आगे बात करूँगा। एक और है, बीमा की शिकायतों के लिए एक अलग से बनाया गया बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल में क्या क्वेश्चन आते हैं, बहुत सटीक क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। बीमा लोकपाल क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत काम करता है। जैसे पूरे देश में कई राज्य हैं, कई केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में 2 राज्यों को मिलाकर एक बीमा लोकपाल बनाया गया, ओम्बुड्समैन कहते हैं। 11/11/1998 को इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ में हमारा ओम्बुड्समैन बैठते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में कहीं भी बीमा करोगे तो आपको कहाँ जाना होगा, बीमा लोकपाल के पास। बीमा लोकपाल के पास लिखित कंप्लेंट होती है, कोई वकील नहीं चाहिए होता, रिटर्न कंप्लेंट होती है, और 30 लाख रुपए तक की कंप्लेंट ये सुनते हैं। बस बीमा लोकपाल एक बात कहते हैं, जब भी आप मेरे पास कंप्लेंट करने आइए तो आपकी शिकायत कहीं लंबित ना हो। पहले आप बीमा कंपनी में शिकायत करिए, आपकी शिकायत लिखित हो और अस्वीकृत कर दी गई हो। तो इसमें टाइम पीरियड का क्वेश्चन आया करता है कि किसके पास कितना टाइम होता है। तो बीमा धारक के पास, जिसका बीमा हुआ है, पॉलिसी धारक के पास में 1 वर्ष का समय होता है शिकायत अस्वीकृत की तिथि के। 1 वर्ष, 365 दिन का समय। उस अस्वीकृत की तिथि के 1 वर्ष के अंदर हम शिकायत बीमा लोकपाल के यहाँ कर सकते हैं। दूसरी शिकायत, जब उनके पास शिकायत पहुंच गई बीमा लोकपाल के पास, ओम्बुड्समैन के पास, तो 90 दिन, 3 महीने के अंदर उसे शिकायतों का निस्तारण करना होता है। जो वो डिसीजन देते हैं उसको हम अवार्ड या पुरस्कार बोलते हैं, और वो फिर बीमा धारक को देते हैं और कंपनी को बोलते हैं कि आपको ऐसा करना है। कंपनी के पास 1 महीने का समय होता है उस जो अवार्ड या पुरस्कार घोषित किया है बीमा लोकपाल ने उस पर कार्रवाई करने के लिए। फिर जैसे ही वो कुछ कार्रवाई करते हैं तो 15 दिन के अंदर फीडबैक देते हैं, किसको, बीमा लोकपाल को, कि हमने इस पर ये निर्णय लिया और ऐसा हमने कर दिया। तो बीमा लोकपाल से भी क्वेश्चन आते हैं। एक और बहुत आसान सा एक आता है, कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता फोरम। उपभोक्ता फोरम में 3 स्तर होते हैं, जिला लेवल पर, जिला उपभोक्ता मंच कहते हैं, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो दोस्तों ये है
वस्तु एवं सेवा के मूल्य के आधार पर तय होता है कि हमने कितना किस स्तर का, कितने रुपए मूल्य का वो वस्तु सेवा का मूल्य है कि उसको हमको किस स्तर पे जाना है। यदि 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक का मामला है तो हम जिला उपभोक्ता स्तर पे कंप्लेंट करेंगे। यदि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का मामला है तो हम राज्य स्तर पे जाएंगे, राज्य आयोग में जाएंगे। और यदि 10 करोड़ से ऊपर का मामला, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, तो हमको कहाँ जाना होगा? राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल फोरम में जाना होगा। दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए कई बार नेशनल फोरम को ये सेंट्रल फोरम या केंद्रीय आयोग लिख देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपको जिला याद रखना है, राज्य याद रखना है, राष्ट्र याद रखना है, 1 करोड़ याद रखना है, 1 से 10 करोड़ याद रखना है, 10 करोड़ से ऊपर याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखना नहीं। दोस्तों, इन क्वेश्चन के बाद भी एक और टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। MWP बोलते हैं, M मैरिड, W वीमेन, P प्रॉपर्टी एक्ट। यदि आपको MWP से क्वेश्चन आ जाए तो उसके ऑप्शंस में देख लीजिएगा, 3 चीज़ें ही आती हैं। एक तो आता है MWP में लाभार्थी कौन होता है? ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी को हिंदी में हम न्यासी बोलते हैं। और ये किस धारा के तहत आता है? 1874 की धारा 6 के तहत आता है। और यह पॉलिसी हर प्रकार के लेनदार, देनदार, कर्ज, ऋण सबसे मुक्त रहती है। इस पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम हिंदी में इसका नाम है। तो अब आप ये बताइए कि यदि ऐसा घुमा के पूछ ले कि MWP में नॉमिनी कौन होता है, तो वहाँ पे नॉमिनी कुछ होती नहीं है, ट्रस्टी को मिलेगा, न्यासी को मिलेगा। हाँ, न्यासी ट्रस्ट, यह पॉलिसी एक ट्रस्ट के रूप में काम करती है। ट्रस्टी कौन बनेगा? जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा। उसकी पत्नी या बच्चे अलग अलग भी बन सकते हैं और संयुक्त रूप से भी बन सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि ट्रस्टी की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगी, तभी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, बात आती है पॉलिसी धारक में कोई असाइनमेंट वाली पॉलिसी है, समानुदेशन वाली पॉलिसी, उसमें नॉमिनी कौन होता है? तो उसमें नॉमिनी असाइनमेंट वाली पॉलिसी में, असाइंड पॉलिसी में समानुदेस्ती, असाइनी को नॉमिनी माना जाता है। और यह धारा 38 के तहत होता है। सेक्शन, मैं ज़्यादा सेक्शन नहीं पढ़ा रहा आपको, 3 सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। एक धारा 6 पढ़ा दी MWP के लिए, धारा 38 पढ़ा दी समानुदेशन असाइनमेंट के लिए, और धारा 39 नॉमिनेशन के लिए, नामांकन के लिए। धारा 39 जो है, हर पॉलिसी में नॉमिनी का होना ज़रूरी है। नॉमिनी के बिना पॉलिसी नहीं हो सकती है। नॉमिनी को पैसा तभी मिलता है जब पॉलिसी होल्डर नहीं रहता है, डेथ हो जाती है। नॉमिनी अवयस्क भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के केस में एक व्यक्ति को, नियुक्त व्यक्ति, अभिभावक को रखना पड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में अपॉइंटी कहते हैं। और अपॉइंटी की सहमति भी लेनी होती है। यदि किसी पॉलिसी धारक में से पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाए या नॉमिनी शून्य हो जाए, असाइनमेंट अभी हटाया हो और मृत्यु हो जाए, तो किसको पैसा मिलेगा? तो जो कानूनी रूप से उस पॉलिसी धारक का उत्तराधिकारी होगा, विधिक उत्तराधिकारी, लीगल हेयर्स, उसको पैसा मिलेगा, भुगतान। ये ध्यान रखिएगा। एक बात आती है MRI की। MRI का मतलब होता है, ये हेल्थ वाला MRI नहीं है कि ये ब्रेन का कुछ टेस्ट कराना है, ये हमारा LIC का MRI है। तो MRI मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, बंधक मोचक बीमा। MRI का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, बंधक मोचक मालूम होना चाहिए। यह संबंधित किससे होता है? हाउसिंग लोन, आवासीय ऋण लेने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। और अब ये जो MRI होता है, जैसा रिडेम्पशन नाम है इसका, ये घटती अवधि का बीमा है। कई बार तो MRI कैसा है, घटाना है, बढ़ाना है, तो घटाने वाला, रिड्यूसिंग, रिडेम्पशन वाला है। एक और क्वेश्चन आता है की मैन इंश्योरेंस, प्रमुख व्यक्ति बीमा। कोई व्यवसाय में कोई व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है, उसके रहने से कंपनी को फायदा है, ना रहने से कंपनी को लॉस है, उसे हम प्रमुख व्यक्ति बोलते हैं। उस व्यक्ति का बीमा उस कंपनी का मालिक कराता है, उसे प्रमुख व्यक्ति बीमा बोलते हैं। तो कई बार प्रमुख व्यक्ति कौन है, की मैन कौन है, की मैन का बीमा कौन कराएगा? तो उसका मालिक कराएगा, उसके अपने, और उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा, उसके कोई प्रॉफिट्स होगा, मतलब उसके डेथ होने पे जो फ़ायदा मिलेगा, जो उसको क्लेम मिलेगा, वो उस कंपनी को, मालिक को मिलेगा। इसको भी, ये इस सब में बीमे में अवधि बीमा होता है, अवधि बीमा, टर्म इंश्योरेंस होता है। इसमें रहने पे बीमा पैसा नहीं मिलता, ना रहने पे पैसा मिलता है। दोस्तों, ये जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं मैंने, जो भी मैंने टॉपिक्स पे बात करी है, आपको जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे, 40-42 क्वेश्चन आपको ट्रिक्स वाले करने हैं, जो 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करने हैं, उसमें आपको प्रश्न में देखना पड़ेगा, सिचुएशंस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि राम के पास एक कार थी, उसका मूल्य 80 करोड़ रुपए था, उसको कहाँ जाके कंप्लेंट करना चाहिए, उसकी कार में प्रॉब्लम आ गई, उसका अवमूल्यन वैल्यू अभी ये है। तो आपको अवमूल्यन वैल्यू उस पर नहीं आना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए शिकायत कर रहा है, शिकायत वाला चैप्टर आ गया, मूल्य बता रहा है तो ये कौन सा आ गया,
आपको उस पूरे उसमें कीवर्ड, मतलब कहना चाहिए हिंदी भाषा में, तो उस क्वेश्चन में मुखड़ा पकड़ना पड़ेगा कि सर ने जो पढ़ाए थे वो क्वेश्चन आ रहा है, ये मुखड़े वाला प्रश्न है, इसके ऑप्शंस में सर ने क्या क्या चीज़ें बताई थी, इससे रिलेटेड चीज़ें क्या बताई थी। अब वहाँ पे लिखा है राज्य स्तर, वहाँ पे जिला स्तर, वहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय स्तर, वहाँ पे केंद्रीय आयोग लिखा है। अब आपको बताया था केंद्रीय और राष्ट्रीय अलग अलग है, राष्ट्रीय में जाना है, और 80 करोड़ है। एक करोड़ तक तो भाई जिला में था, 1 से 10 हमारा राज्य में था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। और 10 करोड़ 80 करोड़ की कार है, और मूल्यन वैल्यू उसकी आज की डेप्रिशिएटेड वैल्यू उसकी 50 करोड़ है, तब भी 10 करोड़ से ऊपर है, राष्ट्रीय आयोग में जाएगा वो, सिंपल सी बात है। ऐसे ही आपको शब्द याद करने पड़ेंगे। वो शब्दों का नाम भी मैं कुछ देर बाद आपको मैसेज भेज दे रहा हूँ। वो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स पहचानिए, क्वेश्चन बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ट्रिक्स अप्लाई करिए। मेरी शुभकामनाएं, आप परीक्षा 100% पास हो जाएंगे। बस ये वीडियो और मेरे टेक्स्ट मैसेज को ध्यान रखें। धन्यवाद।